Hello everyone. Today we are going to start with a new topic and a new chapter of Indian polity, that is preamble. तो preamble के डिटेल में जाने से पहले first we should try to read and understand the preamble line by line, and I would request everyone to memorize this preamble. तो preamble में जो statement है मैं सबसे पहले start होता we, यानी हम लोग, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो ये था प्रियम्बल के लाइंस. अब देखते हैं ये प्रियम्बल क्या है और इसके एक एक एडजेक्टिव्स को हम लोग उठाएंगे, जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और इनको थोड़ा ब्रीफ में स्टडी करते हैं. तो प्रियम्बल है क्या? प्रियम्बल इज जस्ट लाइक एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. किसी भी चीज की जब इंट्रोडक्शन होता है तो प्रियम्बल वही है, इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिस तरह से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से फॉर्म किया गया. It is regarded as an essential part of the constitution and it reflects the summary of the constitution. ये एक तरह से summary भी कहला सकता है constitution का. तो अगर नटसेल में बात करें, constitution is all about तुम्हारा कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरऑल क्या आइडिया है उसको दर्शाता है हमारा प्रियम्बल. द प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स द आइडियल्स यानी प्रिंसिपल्स और एस्पिरेशंस गोल्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. अगर सुप्रीम कोर्ट का देखें तो उन्होंने बोला कि प्रियम्बल इज रिगार्डेड एज ए की टू अनरेवल द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे, हमारे फोर फादर्स थे, उनके माइंड को अगर पढ़ना है वो क्या चाहते थे, देन वी मस्ट स्टडी द प्रियम्बल. तो इंडियन प्रियम्बल एक्चुअली बेस कहाँ से है उसका? इंडियन प्रियम्बल जो बेस्ड है चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन जो है उसके ऊपर बेस है, और इंटर्न यूएन चार्टर जो बेस है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में है के ऊपर बेस्ड है. So Indian preamble is one of the most finely worded preamble of the world, and it has gained from the experience of other constitution of the world. Actually हमने देखा ही है कि हमने जो वर्ड्स उठाया है, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, सो ये सब कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, ये सबसे उठाया है. तो वर्ल्ड के एक्सपीरियंस से वर्ड्स उठा के हमने अपने प्रियम्बल में डाला है, जो कि उसे वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्डेड प्रियम्बल ऑफ द वर्ल्ड बनाता है. एक राइटर है अर्नस्ट बाकर, वो अपने बुक में इंडियन प्रियम्बल को एज इंट्रोडक्शन यूज किए हैं. तो क्वेश्चन उठता है, इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाता था प्रियम्बल? तो ट्रेडिशनल व्यू में अगर जाएं तो प्रियम्बल को वाज नॉट रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अगर प्रियम्बल को ड्रॉप भी कर दिया जाए, हटा भी दिया जाए, तो कॉन्स्टिट्यूशन का लीगैलिटी या वैलिडिटी पे कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है. प्रियम्बल को हम लेके कोर्ट में केस नहीं कर सकते कि ऐसा प्रियम्बल में लिखा है इसीलिए हम कोर्ट में आए हैं, तो उस चीज को लेके कोर्ट पे भी नहीं जा सकते, इसलिए इसे हम नॉन जस्टिसेबल भी बोलते थे. Hence, it does not confer any power to the organs of the federation, and the organs of federation derives its power from other provisions of the constitution. अब प्रियम्बल किसी भी ऑर्गन, जैसे मान लो कोर्ट ही है, जुडिशरी है, या लेजिस्लेटिव है, या फिर एग्जीक्यूटिव है, किसी भी ऑर्गन को पावर नहीं देता है. उन्हें पावर मिलता है किसे? कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो प्रावधान है उससे, प्रियम्बल से नहीं मिलता है. और माना जा इसलिए कहा जाता है कि प्रियम्बल जो है वो सबऑर्डिनेट है, वो नीचे है टू द अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए इट वाज नॉट रिगार्डेड एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये जो पूरा व्यू था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, जितना भी मैंने अभी बताया, ये व्यू सुप्रीम कोर्ट का था बेरूबारी यूनियन केस 1960 में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर दिया था कि प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसेबल एंड इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन अगर हम मॉडर्न लीगल व्यू देखें, आज के दिन पे देखें, तो प्रियम्बल को है इज रिगार्डेड एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल को माना जाता है कि हाँ ये पार्ट ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन है भले ही वो नॉन जस्टिसिएबल हो। ये व्यू जो था सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973 में रखा था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट अपना पुराना डिसीजन जो बेरूबार यूनियन केस में था उसको ओवर रूल करती है, उसको खत्म करती है और बोलती है कि हेल्ड करती है कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और कंसिक्वेंटली उसके बाद देखने को मिलता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है 1976 में, और 3 नए वर्ड हमारे प्रियम्बल में ऐड कर दिया जाता है। तो ये 3 वर्ड क्या कहते हैं? सोशलिस्ट, सेक्युलरिज्म एंड इंटीग्रिटी टू द प्रियम्बल, ये तीनों ऐड कर दिया जाता है। तो पर्पस क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो प्रियम्बल यहाँ पे हमें डिक्लेयर कर देता है कि पीपल ऑफ इंडिया जो है वो सोवरेन है, वो इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल इटसेल्फ। अगर पीपल सोवरेन इंडिपेंडेंट है तो कॉन्स्टिट्यूशन को जो पावर देंगे वो भी लोग ही दे रहे हैं। दिस नोशन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इमेनेट्स फ्रॉम द पीपल, यहाँ पे क्या नोशन हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसे खुद भारत के लोगों ने ही बनाया है। और इस बात को लेके एक आदमी था, वो गुस्सा गया कि मैंने तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही नहीं। आज के दिन में हम लोग उठ के बोल सकते मैंने तो बनाया, वो तो हमारे फोरफादर ने बनाया। तो उसने उठ के चैलेंज कर दिया इस बात को कोर्ट में कि नहीं, ये पीपल से उठा नहीं है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। दिस नोशन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इमेनेट्स फ्रॉम द पीपल वाज चैलेंज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में गए तुम्हारे कहर सिंह। तो इस केस का नाम है कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1989 में ये हुआ था। तो जो पिटीशन है कहर सिंह के द्वारा, वो बोल रहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था हमारा, जिससे बनाया गया था ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सके, वो तो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं था, वो तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल था। हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू होल्ड, इसीलिए हम नहीं कह सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे खुद भारत के लोगों ने बनाया है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे समरली क्या कहते हैं, रिजेक्ट कर देती है उनका ये आइडिया और डिक्लेयर करती है कि ये जो नोशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन उभर के आया है, बना है, इमेनेट्स फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम द, और कहती है कि प्रियम्बल जो है इज ए कंक्लूसिव एजम्पशन, इसे मान लिया जाए, और एक लीगल फिक्शन विच कैन नॉट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इसे मान लिया जाए कि यह इमेनेट्स किया फ्रॉम द पीपल, क्योंकि वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड भले ये थे लेकिन कहीं ना कहीं प्रोविंसेस से ही गए थे जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे पीपल ऑफ इंडिया को। और आगे से कभी इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में, लीगैलिटी ऑफ दिस, कि ये पीपल के द्वारा नहीं। तो आज भी उठ के हम लोग नहीं बोल सकते हैं प्रियम्बल की हम लोग नहीं बनाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, ये तो हमारे पूर्वज बना है। तो ऐसा लीगलिटी नहीं कर सकते हैं कोर्ट में जाके। Preamble contains the ideals यानी principles and aspirations goals of the people. Preamble contains the enacting clause of the constitution which declared when the constitution was enacted, that is 26 नवंबर 1949 का भी डेट हमारे preamble में कि जब हमें enact किए थे। So this was all about purpose of the constitution. अब एक एक करके एडजेक्टिव से आइडियल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में enshrined डाला गया है उसे देखते हैं। वन फर्स्ट इज सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब क्या है? इट मीन्स द स्टेट इज सुप्रीम, जो स्टेट है वो सुप्रीम है इंटरनली, अंदरूनी तौर पे हमारा स्टेट, हमारा सरकार वो सुप्रीम है इंटरनली, और इंडिपेंडेंटली एक्सटर्नली, मतलब हमारी सरकार या हमारे लेजिस्लेटिव कोई भी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी जो है वो उसके ऊपर किसी बाहरी ताकत का दबाव नहीं है, वो इंडिपेंडेंट। एक केस होता है 3 बीघा केस सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि इन टाइम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी इज चेंजिंग। ऐसा क्यों बोलती है सुप्रीम कोर्ट? देखो यहाँ पे लिखा गया है कि सोवरेनिटी जो है इंडिपेंडेंट एक्सटर्नली होता है, लेकिन जब यूएन कुछ बोलता है तो उसे भारत को मानना पड़ता है, और फिर जब यूएस कुछ बोल देता है तो भी हम लोग मानते हैं बात को, भले ही दबाव में। तो हम लोग इंडिपेंडेंट कैसे हुए, इस बात को लेके केस था। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि देखो अभी का जो समय है वो ग्लोबलाइज्ड है, जो कंट्रीज हैं वो कनेक्टेड है, तो सोवरेनिटी का मतलब जो आज के टर्म में है वो चेंज हो चुका है। आगे बढ़ती है सुप्रीम कोर्ट और यह बोलती है कि जो टर्म है सोवरेनिटी, इट रेफर्स टू द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ स्टेट। जो अथॉरिटी है स्टेट का वो इंडिपेंडेंट है। इट मींस दैट द स्टेट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट, मतलब जो स्टेट है, जो सरकार है, वो लॉ बना सकती है कोई भी सब्जेक्ट पे, एंड इट इज नॉट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी स्टेट और एक्सटर्नल पावर। मतलब बाहरी ताकत, भारत में अगर कोई कानून बन रहा है भारतीयों के लिए तो उस कानून में हस्तक्षेप
नहीं कर सकती है भारत के कोई भी तुम्हारे बाहर के कंट्रीज। इसका मतलब ये हुआ सोवरेन का, और इंडिपेंडेंसी का मतलब ये हुआ। सेक्युलर, जो टर्म सेक्युलर है ये एडेड किया गया था प्रेम्बल में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। और एक सेक्युलर स्टेट का मतलब अगर भारत के कंटेक्स्ट में माना जाए, इट मींस दैट द स्टेट सेल्फ प्रोटेक्ट ऑल रिलीजन्स इक्वली। सेक्युलर का मतलब ये नहीं है कि हम कोई धर्म फॉलो नहीं करें, कोई धर्म को कुछ नहीं करें, इसका मतलब ये नहीं है। सेक्युलर का मतलब है कि हम सारे धर्म को बराबर के नजरों से देखें। इसीलिए याद करो जब अयोध्या केस आया, जब अयोध्या केस में राम जन्मभूमि को लैंड मिला मन तुम्हारा टेम्पल बनाने के लिए, तो वहीं अलग से तुम्हारा मुस्लिम बोर्ड को भी जो है मॉस्क बनाने के लिए अलग से जमीन दिया गया, ताकि इक्वली रिलीजन को प्रमोट किया जा सके। तो दिस इज सेक्युलर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सोशलिस्ट। जो टर्म सोशलिस्ट है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से डाला गया था। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसमें जो प्रावधान है वो सोशलिस्टिक गोल से, मतलब वेलफेयर, सोशलिस्टिक का मतलब वेलफेयर ऑफ पीपल। However, socialism envisaged यानी जो कंटेंट है बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट स्टेट सोशलिज्म। सोशलिज्म भी बहुत प्रकार का होता है। एक होता है स्टेट सोशलिज्म। स्टेट सोशलिज्म में क्या होता है कि जितने भी घर हैं, लैंड है, फैक्ट्री है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। वो सारे जितने वो नेशनलाइज्ड है, मतलब वो सारे सरकार के कंट्रोल में है, और सरकार के ऊपर लायबल है कि वो किसको कितना देती है उसके नीड के हिसाब से। तो एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का बात करता है स्टेट सोशलिज्म। भारत में सोशलिज्म है। इंस्टेड इंडियन सोशलिज्म जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। मतलब यहाँ पे पीसफुल एंड ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी विद पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश करते हैं। हाँ, यहाँ पे सोशलिज्म इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत लोग गरीब लोग हैं और उनको एट पार लाना है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ से, तो उनको भी कुछ बराबर देना पड़ेगा, इसलिए सोशलिज्म है। और धीरे धीरे क्या करना है, इंडिया को जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इन लोगों को पार लाके छोड़ देना है और एबॉलिश कर देना है सोशलिज्म को बाद में ओवरऑल। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ऑब्जर्व करती है कि दैट द प्रिंसिपल एम अंडर सोशलिज्म, सोशलिज्म का जो एम है इज टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड स्टेटस। लोगों के बीच में जो इनकम और स्टेटस का इनइक्वालिटी उसको दूर करना। प्रोवाइड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ टू ऑल द पीपल। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर डज नॉट सीक टू एबॉलिश प्राइवेट प्रॉपर्टी। इंडिया का जो सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, या प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही नहीं कि खत्म करना चाहता है, वो बस लोगों को गरीबी से बाहर लाना चाहता है। ऑल टुगेदर it tries to put restraints so that it can be used in the interest of the nation। मतलब ऑल टुगेदर ये कुछ लोगों को या कुछ चीजों को प्रोहिबिट करता है करने से, ताकि लोगों के बीच में हार्मनी बना रहे, इक्वालिटी बना रहे, इनकम का, स्टेटस का, ये सब चीज का। which includes the enablement of the poor, ताकि गरीब लोगों को गरीबी रेखा से पार लाया जा सके। तो दिस इज सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। तो जो टर्म है डेमोक्रेटिक हमारे प्रियम्बल में जो मेंशन है, यह सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का बात नहीं करता बल्कि सोशल डेमोक्रेसी का भी बात करता है। Hence the preamble talks not just about a democratic form of government। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी सिर्फ हमारा गवर्नमेंट जो इलेक्ट होकर चला गया इलेक्शन से, सिर्फ वही डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि डेमोक्रेसी जो हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में है, दैट इज अबाउट डेमोक्रेटिक सोसाइटी। मतलब हमारे जो समाज है वहां पे जस्टिस होना चाहिए, लोगों को इक्वालिटी मिलना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, फ्रेटर्निटी होना चाहिए। तभी एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ सोशल डेमोक्रेसी को भी स्टैब्लिश किया जा सकता है भारत में। और इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस भी है, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो कि एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का फॉर्म है। एमपीज और एमएलएस को हम लोग भेजते हैं पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव में एज ए रिप्रेजेंटेटिव। और आर्टिकल 326 में सोशल डेमोक्रेसी को इम्प्लाई करने का कोशिश किया गया है बाय यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, सभी को इक्वल बनाया गया है। तो दिस वाज अबाउट डेमोक्रेटिक। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर रिपब्लिक। तो इंडिया इज ए रिपब्लिक, हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हम लोग रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मीनिंग है कि द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड वन। तो हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हमारे प्रेसिडेंट। तो हमारे प्रेसिडेंट क्या है? इलेक्टेड है। ये नहीं कि कोई राजा महाराजा है और चलते आ रहा है। तो अगर कोई कंट्री डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, तो वहां पे भी दो प्रकार के हो सकते हैं रिपब्लिक।
या तो वो मोनार्की हो सकता है या तो रिपब्लिक हो सकता है। कोई भी डेमोक्रेटिक पॉलिटी दो प्रकार के होते हैं। डेमोक्रेसी दो प्रकार का हो सकता है, मोनार्की भी हो सकता है, रिपब्लिक भी हो सकता है। अगर मोनार्की है, भले ही डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में भी मोनार्की हो सकता है, जैसे कि इंग्लैंड। इंग्लैंड के जो हेड ऑफ द स्टेट है वो किंग या क्वीन एलिजाबेथ है, जो कि पूर्वजों से उनका चलते आ रहा है, जो एज ए हेरिडिटरी पोजीशन चलते आ रहा है। लेकिन भारत में अगर बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है वो चलते आ रहा है एक ही फैमिली का। तो इंडिया क्या है, ए रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड, हमेशा इलेक्ट किया जाता है। भले ही इलेक्शन डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, लेकिन उसे रिपब्लिक कहेंगे। जैसे कि यूएसए, यूएसए में हम वो लोग डायरेक्ट अपने प्रेसिडेंट को चुनते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, जो कि नवंबर में फिर से होने वाला है चुनाव। और इंडिया में इनडायरेक्टली चुनाव होता है, प्रेसिडेंट के लिए हम लोग डायरेक्टली कभी वोट नहीं करते हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जाके पार्लियामेंट में वोट डालते हैं। तो इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट इलेक्टेड, लेकिन इलेक्टेड है। तो वी आर रिपब्लिक, बट इंग्लैंड इज मोनार्क। भले ही डेमोक्रेसी दोनों जगह, ऐसा नहीं है मान लेना कि अगर डेमोक्रेसी है तो वहां मोनार्क नहीं हो सकते, हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जस्टिस। तो जस्टिस इज एज ए कंसेप्ट इन्वॉल्व्स फेयर, मोरल एंड इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल पर्सन। जस्टिस का मतलब क्या है? फेयर होना चाहिए, मोरल होना चाहिए और एक इम्पार्शियल ट्रीटमेंट होना चाहिए सारे लोगों के बीच। द टर्म जस्टिस इन द प्रियम्बल हैज थ्री डिफरेंट डिस्टिंक्ट फॉर्म्स। तीन फॉर्म का जस्टिस बताया गया है हमारे प्रियम्बल में, दैट इज सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। These are secured through the various provisions of fundamental rights and directive principles. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आगे जब हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वो इंश्योर करते हैं ताकि लोगों को सोशल जस्टिस मिले, इकोनॉमिक जस्टिस मिले और पॉलिटिकल जस्टिस मिले। तो सोशल जस्टिस, it denotes equal treatment of all citizens without any distinction based on caste, color, race, religion and sex. तो यहाँ पे सोशल जस्टिस का मतलब क्या है कि सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। ये नहीं कि तुम ब्लैक हो या तुम व्हाइट हो, तुम्हारे साथ ट्रीटमेंट अलग किया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो, कोई भी रिलीजन का हो, ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो इस रिलीजन का तो उसे ये प्रिविलेज मिलेगा। And at the same time making provisions for the improvement of backward sections like SC, ST, OBC and women, उनके लिए भी कुछ provisions लाना ताकि उनका जो status है भारत में उसे improve किया जा सके। Next is economic justice. Economic justice जो denote करता है that is non discrimination between people on the basis of economic factors, कि हम ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि यूपीएससी का फॉर्म आया तो यूपीएससी का फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जिसका जो इनकम है वो 5 लाख से ऊपर है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। इट इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग ऑफ ग्लेयरिंग इनइक्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी, और इसीलिए हम लोग टैक्सिंग भी करते हैं कि जो लोग ज्यादा कमाते हैं उसे टैक्स लो, ताकि एक सब्सिक्वेंट इनइक्वालिटी को कम किया जा सके बिटवीन द वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। Political justice implies that all citizens should have equal political rights, equal political right होना चाहिए सारे citizens को, equal access to all political office, जितने भी political office है जैसे कि एमएलए, एमपी, वहाँ कोई भी जाके खड़ा हो सकता है, in and have can gain voice in the government. The ideals of justice, that is social, economical and political, is taken from the Russian Revolution. तो हमने जो तीन फॉर्म ऑफ जस्टिस देखा, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ये तीनों कहाँ से आए हैं? रशियन रिवॉल्यूशन से। अब है इक्वालिटी का बात करते हैं। तो जो टर्म इक्वालिटी है इसका मतलब ये नहीं कि सबको बराबर कर दो, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा आदमी हो। इक्वालिटी का मतलब क्या? एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उसको कोई हम स्पेशली ट्रीटमेंट या स्पेशल पावर नहीं देंगे। एंड द प्रोविजंस फॉर एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज, और सारे लोगों को बराबर का अपॉर्चुनिटी देंगे। एंड ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन का अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। द प्रेम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इट ऑल्सो एम्बरेसेस थ्री डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी, का भी तीन डायमेंशन है भारत। सिविक इक्वालिटी होना चाहिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी होना चाहिए और इकोनॉमिक इक्वालिटी होना चाहिए। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंश्योर करते हैं कि सिविक इक्वालिटी भारत में रहे लोगों के बीच, जैसे कि आर्टिकल 14 जहां पे
विच गिव्स इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के आगे सब इक्वल है, सबके ऊपर जो लॉ है वैसा ही अप्लाई होगा। और वहीं आर्टिकल 15 जो प्रोहिबिट करता है स्टेट को कि वो डिस्क्रिमिनेट ना करे किसी भी पर्सन को ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड बर्थ, तो इसके ऊपर नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकते। वहीं दो प्रोविजन और है जो कि पॉलिटिकल इक्वालिटी को इंश्योर करते हैं, जैसे कि आर्टिकल 325 में कोई भी पर्सन टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स। मतलब आप अगर एलिजिबल हो वोट डालने के लिए तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप देखने में ब्लैक हो या फिर बहुत व्हाइट हो तो आपको स्पेशल प्रिविलेज दिया जाएगा और आपका नाम इंक्लूड या एक्सक्लूड कर दिया जाएगा वोटिंग लिस्ट से इलेक्टोरल रोल्स। ऐसा नहीं है, सबको बराबर दे। और आर्टिकल 326 जहां पे बोला जाता है कि इलेक्शन टू द लोकसभा और स्टेट असेंबलीज आर टू बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। 18 वर्ष से ऊपर जितने लोग हैं वो एलिजिबल हैं टू वोट। तो इस तरह पॉलिटिकल इक्वालिटी भी मेंटेन किया गया है थ्रू द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं लिबर्टी। तो जो टर्म लिबर्टी है इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। मतलब ऐसा कोई भी चीज नहीं होगा जिससे किसी एक इंडिविजुअल का लिबर्टी को रिस्ट्रेन किया किया जाए और जो उसका पर्सनल डेवलपमेंट है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसको हिंडर किया जाए। The Constitution secures to all citizens liberty of thought, expression, belief, faith, worship. Constitution यह इंश्योर करता है कि जितने सारे सिटीजन हैं उन्हें लिबर्टी मिले सोचने का, थॉट का, एक्सप्रेस करने का, अपना बिलीफ रखने का, अपना फेथ रखने का और वर्शिप करने का। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो लिबर्टी मिला है वर्शिप का, फिर कोविड-19 के टाइम पे मंदिर क्यों बंद कर दिया गया? थ्रू फंडामेंटल राइट है जबकि वो। लेकिन यहाँ पे एक और प्रावधान मिलेगा कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी पुट ऑन लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे हम लोग तब देखेंगे। फ्रेटर्निटी। तो जो टर्म फ्रेटर्निटी है इसका मतलब है पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन। मतलब पॉलिटिकली और साइकोलॉजिकली जो भारत के लोग हैं वो इंटीग्रेटेड फील करें, एक फील करें, यूनिटी बरकरार रहे। इट ऑल्सो मीन्स द सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे का सेंस। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी वो प्रमोट करती है फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी यानी ब्रदरहुड बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजन, कि हम सब इंडियन हैं। हम लोग ये भले कहते हैं कि हम लोग झारखंडी है लेकिन सिटीजनशिप तो हमारा इंडियन ही है। तो इस तरह एक फ्रेटर्निटी प्रमोट करती है। वहीं फंडामेंटल राइट्स जैसे कि आर्टिकल 51A जो कि हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यह बोलती है कि दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, हर एक सिटीजन का यह ड्यूटी है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड among all the people of India। जब 51 है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक प्रावधान है जो बोलती है कि जितने भी भारतीय लोग हैं उनका यह कर्तव्य है कि वो शांति को प्रमोट करे, हार्मनी प्रमोट करे और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड कि हम लोग सब भाई बहन है, ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हम लोग बोलते भी थे स्कूल में, वैसा प्रमोट किया जा सके। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल, अगर प्रियम्बल में देखें तो दो टाइप ऑफ फ्रेटर्निटी का दो एस्पेक्ट्स है, एक डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, उनका डिग्निटी बरकरार रहे, और दूसरा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी हमारा नेशन जो है वो टूटे नहीं, वो एक रहे। और यह जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी दैट वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। so this was all about some of the philosophy of constitution and the adjectives attached to it। एक क्वेश्चन है, you may try to write it। what is the significance of a preamble to the constitution? preamble का क्या significance है हमारे संविधान में? bring out the philosophy of Indian polity as enshrined in the preamble of Indian constitution, Indian polity as enshrined in the preamble of Indian constitution। so try to write in 200 words and go to www.createcivilacademy.wordpress.com, open the lecture of preamble and scroll down here in a leave a reply, you can post your answer, I will check it। so that's all about today, any doubt you can comment me below, otherwise thank you for watching my lecture।